अभी कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एम्बेसी हमसे डिस्क्लोज नहीं करता। ना ही वो नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देता है कि इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के थ्रू आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करेंगे। आपके इंटरव्यू में बेसिकली हम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ओनली सोर्स टू गेट दैट इंफॉर्मेशन इज थ्रू द प्रीवियस कॉलर। तो 3 मार्च को डॉक्यूमेंट सबमिट करने की डेडलाइन थी, तो अच्छा। फरवरी टू मार्च के ड्यूरेशन में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटिनी हो जाएगी उनकी, और इंटरव्यू के लिए कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम्म। इसी ड्यूरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि चलो अभी एक स्टेप हमने क्रॉस कर लिया है, तो आगे क्या करना है, तो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत काम आ सकता है। तो लेट्स बिगिन देन। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप नाम बताइए, आप आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने कौन से ट्रैक से एप्लीकेशन किया था। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सलोनी अग्रवाल है। मैं इंडिया से मैंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ट्रैक में, और मैंने जीकेएस 2024 में अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, और क्योंगसोक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था पुसान में। भूसार में। ओके, तो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक चूज करा। अम, कि इंडिया में ऐसा है ना कि एम्बेसी ट्रैक में आपको एक एडिशनल इंटरव्यू होता है, लाइक एक एडिशनल सिलेक्शन प्रोसेस होता है इंडियन एम्बेसी में। यानी हम्म। एम्बेसी ट्रैक में आप यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करें उससे पहले इंडियन गवर्नमेंट है वो आपको सिलेक्ट करती है। उसमें फर्स्टली वो लोग प्रेफर करते हैं साइंस ट्रैक को ज्यादा, साइंस वगैरह चीजों को, तो वो नेशनल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। तो ऐसा होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच ही नहीं पाते हैं जिन यूनिवर्सिटीज में उन्हें भेजना चाहते हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ट्रैक प्रेफरेबल इसीलिए भी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जिस यूनिवर्सिटी में हम चाहते हैं वहां पे भेज सके, ताकि उसकी एटलीस्ट उसकी स्क्रीनिंग हो सके, तो उन्हें पता चले कि हमारा क्या प्रोफाइल है और हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। राइट राइट। तो डजेंट मैटर कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में चूज करते हो या फिर एम्बेसी ट्रैक में चूज करते हो एप्लीकेशन, तो दोनों में भी सेम अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना पड़ता है। तो हम्म। जैसे एम्बेसी में आपको ओरिजिनल देना पड़ता है, उसके बाद फोटोकॉप्स भी देनी पड़ती है, अपोस्टल भी करना पड़ता है, एफिडेविट अगर करवाना चाहते हो तो वो भी नेसेसरी होता है। तो बहुत झमेला होता है। तो इन दैट पीरियड हाँ। ऑफ टाइम हाउ डिड यू मैनेज टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मैंने बस प्रोसेस को फॉलो किया था, लाइक स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से बताया गया था कि अच्छा पहले आपको पहले डॉक्यूमेंट्स भेजने फिर स्क्रीनिंग होगी। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में जो उन्होंने मैंने बेसिकली जितनी बार पॉसिबल हो सके उससे ज्यादा बार जो एप्लीकेशन गाइडलाइंस उसको पढ़ा है और बार बार उसको पढ़ा है, ताकि कुछ मिस्टेक ना हो जाए कि एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्राइटेरिया है, कहाँ पे वो हमें एडिशनल पॉइंट्स देते हैं, कहाँ पे उन्हें रिक्वायरमेंट है और उन्हें किस पॉइंट्स में क्या चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बार बार गो थ्रू की है। और जो पुराने जीके स्कॉलर्स हैं उनसे बात की है, उनके वीडियोस देखे हैं, कैसे उन्होंने किया है, उन सब चीजों से फिर मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी की थी। नाउ यू आर जीके स्कॉलर, तो आप नेक्स्ट जनरेशन को एडवाइस दोगे। तो आपके एप्लीकेशन पीरियड में जैसे फरवरी टू जून तक चला था, राइट। तो जी। पूरे प्रोसेस में 3-4 स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला एनएआईडी सिलेक्ट करता है, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करती है, फिर बाकी सारा प्रोसेस होता है। तो सारे हम्म। प्रोसेस में आपको कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई चैलेंज याद है कि वो टैकल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका था। हाँ, जो वेटिंग पीरियड होता है ना वो बहुत वो होता है, हम्म। क्योंकि इसमें क्या है कि आपके एप्लीकेशन जा चुके हैं, फिर आप वो जो वेटिंग का पीरियड रहता है कि अब आपको पता नहीं, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो एक डिफिकल्ट पीरियड रहता है, तो उसमें मोटिवेटेड रहना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके बाद ही आप इंटरव्यू देते हो, फिर इंटरव्यू के बाद आपको फिर वेट करना पड़ता है ऑलमोस्ट एक मंथ जितना एनआईडी के रिजल्ट के लिए। तो फिर उस समय वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट उस समय ज्यादा जरूरी है कि आप मोटिवेटेड रहो, तो आप पॉजिटिव रहो तो आपके चांसेस हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आने के। जैसे अभी यही टाइम है वेट करने का, क्योंकि मुझे हाँ। भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इंटरव्यू के कॉल्स शुरू हुए या नहीं हुए, डॉक्यूमेंटेशन का रिजल्ट कैसे पता चलेगा। एक कमेंट ये भी आया था कि अभी कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एम्बेसी हमसे डिस्क्लोज नहीं करता। ना ही वो नहीं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देता है कि इस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के थ्रू आपका एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करेंगे।
आपके इंटरव्यू में बेसिकली हम क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ओनली सोर्स टू गेट दैट इंफॉर्मेशन इज थ्रू द प्रीवियस कॉलर। तो आपने पेशेंस कैसे डेवलप किया? कुछ एक्टिविटी करी या फिर बस इग्नोर आ, ही कर दिया ऐसे करके, या फिर दूसरे भी कहीं पे आप परस्यू कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि पेशेंस तो मुश्किल तो है रखना, लाइक वो एक रहता ही है। बट वो है कि आप आपके जैसे आप ज्वाइन करते हो तो ग्रुप्स बनते हैं लोग, और भी जो आपके साथ में जीकेएस की तैयारी कर रहे होते हैं जिन्होंने साथ में एप्लीकेशन दिया होता है, तो उनसे आप बातचीत करते हो, पहले के लोगों से बातचीत करते हो, तो एक आपको आइडिया मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको एक आइडिया मिलता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करते हो जीकेएस के लिए तो आप क्या क्या और ऐड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। और इस पीरियड में जैसे कि मैंने तो, अगर मेरे इस पीरियड में मेरी जॉब कंटिन्यू थी तो मेरा फोकस उस पे भी था। बट ये है कि अगर वो पीरियड लॉन्ग है तो आपको आई गेस खाली नहीं बैठना चाहिए, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा। अगर आप राइट। कोई एक्टिविटी करते हो या फिर आपका कुछ हम्म। कोर्सेज है, छोटे कोर्सेज या इंटर्नशिप वगैरह आप कुछ करोगे तो बेहतर रहेगा, और वो आपके आगे अगर आप जीकेएस मिलने के बाद आपको काम भी आएगा। राइट। तो ये सजेशन मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो मास्टर्स की या फिर पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हम्म। ऑलरेडी बैचलर्स की डिग्री है। तो हम्म। वो बैचलर की डिग्री दिखा के मार्केट में कहीं ना कहीं इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हैं। तो हम्म। मेन ये चैलेंज आता है जिनको अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है कोरिया के हम्म। अंदर, क्योंकि जस्ट 12th पास आउट हो चुके होते हैं और नया नया खून रहता है कि घर में बोला होता है कि बस 10th पास कर लो फिर आराम की जिंदगी है, 12th पास कर लो फिर आराम की जिंदगी है। फिर 12th में पता चलता है कि चलो जीकेएस का भी एक कंसेप्ट है। तो 12th के बाद इंसान तो पर्सन खाली हम्म। बैठते हैं, फिर मौज मस्ती, घूमना फिरना, यही करते हैं मेन ये। हाँ, बट वही है कि वो ये टाइम है कि आप आने से पहले अगर आपने जीकेएस के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इश्यू है, आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। तो आपके पास टाइम है तो आप लैंग्वेज अपनी प्रोफिशिएंसी पे काम कर सकते हो, आप कोरियन सीख सकते हो, ग्रामर पे वर्क कर सकते हो और कल्चर के बारे में जान सकते हो, ताकि आप जब यहाँ आओ तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप अभी क्योंकि मास्टर्स में जो है उन्हें तो जॉब का एक्सपीरियंस है तो उन्होंने प्रैक्टिकल वर्ल्ड देखा है। बट जो अभी स्कूल से पास आउट हुए ही हैं और वो जाना चाहते हैं अब्रॉड, तो उनको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी लाइफ किस तरह से रहेगी, आपको किस तरह से मैनेज करना रहेगा, आप अपने रिसोर्सेज किस तरह से मैनेज करते हो नई जगह पे नई कंट्री में। तो ये सब चीजें आप वो जो टाइम बिंग मिलता है आपको, जितना टाइम मिलता है वो ड्यूरेशन में आप कर सकते हो। तो इससे क्या आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपको थोड़ी प्रिपरेशन भी हो जाएगी साथ में। तो क्योंकि एक बार रिजल्ट आने के बाद तो फिर आपको फिर वीजा वगैरह बहुत सारी चीजों के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो टाइम नहीं पूरा मिलता है। अलग से ही हेडेक बन जाता है उस चीज का। हाँ। सही बात है। दूसरी चीज भी आपने कहा था कि वो लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। मैंने भी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था, मैंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो खास इंटरव्यू में बोलने के लिए मैंने पापा को से एक पैराग्राफ मैंने रिमेम्बर कर लिया था। और इंटरव्यू में जब मुझे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे यहाँ पे आप कैंपस में तो सरवाइव कर लोगे, लेकिन व्हाट अबाउट द रियल वर्ल्ड, जैसे आप कैंपस के बाहर जाओगे, एक्सप्लोर करना चाहोगे, तो आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि हर जगह तो आप ट्रांसलेटर लेके घूम नहीं सकते ना, कि अगर जैसे पर्सन बात कर रहे हैं कोरियन में और बोलेंगे छामशी माने वेट प्लीज वेट अ मिनट, मैं गूगल कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट वाले पर्सन को भी थोड़ा इरिटेटिंग लग जाएगा। तो इट इज़ वेरी हाँ। मैंडेटरी, इट इज़ वेरी क्रूशल टू लर्न लैंग्वेज। और जैसे जीकेएस में भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जैसे पर्सनल स्टेटमेंट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया। तो आपने इस चीज़ की प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट कर दी थी, या फिर जब आपको पता चला कि चलो गाइडलाइंस अभी रिलीज हुई है, तब उसके बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, मेरे हिसाब से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और स्टडी प्लान और पर्सनल स्टेटमेंट्स की तैयारी आपको एप्लीकेशन से पहले ही करनी नहीं चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि हम्म। एप्लीकेशन के टाइम पे और भी बहुत सारी चीजें होती है प्रिपेयर करने के लिए। और उन क्योंकि वो बहुत इम्पेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन में, आपका पर्सनल स्टेटमेंट बहुत स्टैंड आउट करता है। बहुत राइट। सारी पर्सनल स्टेटमेंट में ऐसी सारी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए जो एक आपका ब्रीफ दे सके। जो जो अथॉरिटी है जो इसके बारे में, जो हमें सिलेक्ट करती है अथॉरिटी, उन्हें पता चलना चाहिए कि आप क्या हो और आगे क्या करना चाहते हो। नहीं, क्योंकि और तो कोई तरीका है नहीं, वो आपको आपके पर्सनल स्टेटमेंट के थ्रू ही जान पाएंगे। आप क्या एज अ पर्सन कैसे हो, कितनी आप में एबिलिटी है और कितना आगे आप जा सकते हो, उसी से जज करने वाले हैं। तो उसका सही बात। इम्पोर्टेंट बहुत क्रूशियल है वो। सही बात है। तो
आपके रिकमेंडेशन लेटर की बात करते हैं, तो आपका रिकमेंडेशन लेटर आपने किससे बनवाया था? मतलब एम्प्लॉय से बनवाया था या फिर अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं, बनवाया था? मैंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, मेरी प्रोफेसर से बनवाया था, जो मेरी एसोसिएट प्रोफेसर थी, तो उनसे मेरे अच्छे टर्म्स थे, तो फिर मैंने उनसे ही कहा था, तो उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। अच्छा, ठीक है। मतलब आपने लिख के उनकी साइन ले ली या फिर जो भी नहीं, वर्डिंग्स नहीं, थे वो नहीं, सारे उन्होंने उनके उन्हीं के पर्सनली थे? मुझे उन्हें मैंने जो गाइडलाइंस है और उन्हें जो जीकेएस में गाइडलाइंस में रहता है कि उन्हें क्या-क्या चाहिए, मैंने उन्हें मेल किया था, उन्होंने मुझे भेज दिया था बहुत काइंडली। अच्छा, अच्छा। तो 4 कॉपीज़ दी होगी उन्होंने या फिर 2-3, नहीं, 1-2? मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक ही हाँ, हाँ, कॉपी हाँ। होती है, तो एक उन ही एक ही कॉपी देते कॉपी नेचर के हैं। साथ राइट, बस। राइट, राइट। सही बात है। एंड आपके पर्सनल स्टेटमेंट की अगर और एसओपी की बात करेंगे तो आपने वो कैसे डिज़ाइन किया था? कौन से फैक्टर्स आपने माइंड में रखे थे कि इसको मेंशन करना है, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना है? ऐसा कुछ आपने फ्रेमवर्क बनाया था? मेरा फ्रेमवर्क बहुत सिंपल था एक्चुअली, मैंने बस फॉलो किया था जो गाइडलाइंस में दिया था। उनको जो जो उन्होंने मैंने बेसिकली उसे क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में रखा था कि उन्होंने जितना सवाल पूछा है मैंने उसी का जवाब दिया था, ना उससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की थी, ना कम। तो उसमें जैसे अगर उन्होंने मेरे एकेडमिक्स की बात की है, तो मैंने अपने एकेडमिक्स की ही बात की है उसमें, ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करने की कोशिश की है, ना वगैरह। और अगर वो मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करते, तो मैंने अपने जो वैलिड एक्सपीरियंसेस है, जो मैंने क्लब एक्टिविटीज़ की हुई हैं, जो मैंने वॉलंटियर वर्क किया, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा एसओपी में कि आप जितना हो सके उसे ऑथेंटिक रखिए। आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन सच्ची है आपके लिए, वो आप डाल सकते हैं। उसमें कुछ भी सिर्फ़ इसलिए कि वो अच्छा दिखे, आप कुछ भी ऐसा ऐड नहीं कीजिए जो आपसे बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू के टाइम पे फिर एक प्रॉब्लम हो सकती है उससे। राइट, राइट। क्योंकि जैसे अभी चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से अपना पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे भी बनवाते हैं। मैंने भी ट्राई किया था वैसे, लेकिन आई वाज़ नॉट हैप्पी विद द रिज़ल्ट। लेकिन या अभी अंडर ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास उतनी वर्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो ऑब्वियसली दे विल सीक आउट हेल्प। तो हुँ, जब एआई का ये वगैरह यूज़ करेंगे तो एआई क्या करेगा कि उनका कुछ एल्गोरिदम रहता है, उसके थ्रू वो अपना आंसर डेवलप करता है। तो वो प्लेजरिज्म की भी दिक्कत वगैरह आती है। तो मेन फोकस तो यही रहेगा कि आप खुद से लिखो, चाहे आपकी वर्डिंग्स थोड़ी पुअर हो, हाँ। चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा आप पुअर हो, किसी लेकिन बड़े से गाइडेंस ले सकते हो, आपके प्रोफेसर्स या टीचर्स, जो अगर आप हम्म, स्कूल में हो तो आप इंग्लिश टीचर वगैरह से आप गाइडेंस ले सकते हो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए। बट आप क्योंकि वो एआई से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो आर्टिफिशियल दिख के आता है कि वो आपने नहीं लिखा है। कि आप बिल्कुल अपने थॉट्स जितना हो सके आप दिखाओगे तो वो समझेंगे। ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट करते हैं ह्यूमन थॉट से, तो वो रहता है। तो उसमें बेसिकली एसओपीज और जितने भी स्टडी प्लान वगैरह उसमें आपका बस ऑथेंटिक रहना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी लिख रहे हो वो सच लिखो। सही बात है। एंड जैसे आपका इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताएंगे कि मतलब कितने ड्यूरेशन में आपका इंटरव्यू हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, एंड ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ट्विस्ट लगा, उसमें बहुत ट्विस्ट लगा और उसको टैकल करने में थोड़ी दिक्कत आ गई आपको? ऐसा कोई क्वेश्चन है? उम, नहीं, ऐसा तो सच कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे इंटरव्यू में, क्योंकि मेरा ग्रुप इंटरव्यू था, तो हम्म। जीकेएस के डिपेंड करता है इंटरव्यू। कुछ ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ वन ऑन वन भी होते हैं प्रोफेसर्स के साथ, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए। तो राइट। मेरे इंटरव्यू में तो जैसे मैंने कहा कि एसओपी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वो एसओपीज में से पूछते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना एसओपी बाय हार्ट हो, लाइक आपको पता होना चाहिए अपना एसओपी में आपने क्या लिखा है। क्योंकि उस मोमेंट पे आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा मैं मुझे याद नहीं या नहीं, क्योंकि वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन डालेगा। क्योंकि वो ही है कि उससे उनको पता चल जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है अपनी एसओपी लिखने में। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वो बहुत एसओपीज़ में डीप में जाके पूछा। जैसे उन्होंने मुझसे जितने भी क्वेश्चन्स किए वो मेरे एसओपी के अंदर से ही थे। तो वो मैंने बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो डाली थी उन्होंने उस पे बहुत फ़ोकस करके उनमें से क्वेश्चन्स पूछे थे। अच्छा। और उसके अलावा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन भी अगर थोड़ा कोरियन में देते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप अपना मेजर स्पेशली अगर कोरियन ट्रैक में चूज़ करते हैं, तो क्योंकि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना है और वो ये आएगा ही क्वेश्चन कि आप मैनेज कैसे करेंगे अपनी स्टडीज़ को कोरियन लैंग्वेज के साथ, या फिर आप कैसे कोरियन लैंग्वेज में अडैप्ट कर पाएँगे। तो उसके लिए उन्हें आपको अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेगी कि हाँ, मैं सीख सकता हूँ, अभी सीख रहा हूँ और कोशिश करने पे जल्दी ही सीख जाऊँगा कोरियन, तो वो उन्हें दिखाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू पे। सही बात है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कर रहा है, तो अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा कोरियन में बता देता है,
तो अच्छा इफेक्ट डाल देगा अपने प्रोफाइल के ऊपर। एंड प्लस हुँ, वोकेबलरी सीखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ईजी है, हुँ, बहुत मिनिमल है। तो अगर पर्सन 30 मिनट्स भी दे देगा वन टाइम, तो भी उसको कैरेक्टर वगैरह रीड करने के लिए आ जाएगा। दूसरी चीज, इसकी वजह से ये किसकी वजह से होता है कि अपने इंडिया में कैरेक्टर्स बहुत सारे अपने वोकेबलरी के साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे ल और ड़ को सेम ही कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन हुँ, इंडिया में दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से इंडियंस हैव आई थिंक इंडियंस हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू प्रोनाउंस इट वेरी वेल, दैट इज हुँ, कोरियन। तो अगर इंट्रोडक्शन में ही अगर अच्छी खासी प्रोनाउंसिएशन के साथ अगर कोरियन बोल देते हैं, तो उनको पता चल जाएगा चलो ठीक है ये पर्सन बोलना क्या चाहता है। तो वो दैट माइट प्ले अ क्रूशियल रोल। यस, सही बात है। एंड आपका जब इंटरव्यू सब कुछ प्रोसेस हुआ था, तो आप सूरत से, राइट, गुजरात से, तो आपका जी। एप्लीकेशन प्रोसेस आपने कहाँ से किया था वीजा का? क्योंकि जीकेएस की स्कॉलरशिप मिलने के बाद एक्चुअली आपके वीज़ा प्रोसेस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, हम्म। क्योंकि जीकेएस के थ्रू आपको इन्विटेशन लेटर वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, कॉलेज का इन्विटेशन लेटर्स वगैरह आते हैं आपको, तो आपको एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती नहीं है एक्चुअली वीज़ा की। तो आपको बस अप्लाई करना रहता है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, वो एक प्लस पॉइंट है। ऐसे अगर आप वीज़ा के लिए करो तो आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट क्योंकि जीके स्कॉलर के लिए वो लोग पहले से एम्बेसी में बात कर चुकी होती है एनआईटी, तो उन्हें पता होता है कि कितने आने वाले हैं। तो उस हिसाब से बस हमें अप्लाई करना रहता है और बहुत ही मिनिमल प्रोसेस में वो हो जाता है वीज़ा का काम। अच्छा अच्छा, तो आपका एयर फेयर भी एनएआईडी हुँ, आपको प्रोवाइड करता है, आपको इंक्लूडेड पिकअप रहता करने के है। लिए भी यूनिवर्सिटी आ जाती है? जी। राइट राइट। एंड तो आपने सियोल में आए थे पहले या फिर बुसान में ही आए थे? हमारा डायरेक्ट मुंबई से गुइमे तक का ही फ्लाइट था। अच्छा अच्छा, सही बात है। तो यहाँ पे आने के बाद पहले तो आपने बहुत एक्सप्लोर किया होगा कि चलो कोरिया है तो ये फूड ट्राई करते हैं, ये फैसिलिटी ट्राई करते हैं। तो मुझे सबसे शॉकिंग बात, मुझे पता थी लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है ना कि रील में देखना और रियलिटी में देखना बहुत अलग अलग होता है। तो हुँ। एक फैक्टर मुझे बहुत भा गया था। आई होप आई एम सेइंग द राइट वर्ड कि यस, ट्रैफिक लाइट में जब ग्रीन और रेड होता है, तो हाँ, वो नीचे की लाइट्स जो होते हैं वो मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जल्द लग रहा था, हाँ। ये बहुत एक्साइटेड लग रहा था। तो मैं अभी भी जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं बस नीचे देखता हूँ, ऊपर देखता ही नहीं हूँ, हालांकि मेरे हाथ में फोन नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इतना दूर देखने से अच्छा मैं नीचे ही देख लूँ। तो आपका वैसे क्या बिगेस्ट कल्चरल शॉक था यहाँ पे आने के बाद? जैसा कि आपने कहा वो तो सही है कि कन्वीनियंस पे बहुत ध्यान देता है कोरिया, अपने हम्म। लोगों के कन्वीनियंस पे। बट आई गेस कल्चरल शॉक एज़ सच मुझे इतना नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि अब जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत चीज़ें लोगों ने एक्सप्लोर कर ली और बत पहले से हमें जानकारी मिल जाती है कि क्या हो रहा है एक्चुअली, कहाँ पे और क्या चीज़ें नहीं चल रही हैं। एज़ सच उसमें नहीं था, बट क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो कोरिया में वेज फूड ढूँढना या फिर उस ऐसे रेस्टोरेंट्स ढूँढना, खाना मिलना इट्स डिफिकल्ट। प्लस वो है कि कोरिया रिलेटिवली इंडिया से बहुत एक्सपेंसिव है, तो अपने एक्सपेंसिव मैनेज करना यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एज़ सच तो कोई मुझे कल्चरल शॉक नहीं लगा है, क्योंकि आई थिंक पीपल आर सेम एवरीवेयर फॉर दैट काइंड। एंड मुझे अच्छी चीज़ें बहुत लगी हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग उसमें प्रेफ़र करते हैं। बट अगर एक कल्चरल शॉक मैं कहूँ तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। एज़ सच बहुत सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। लाइक इंडिया की नॉर्मली जैसे 10 आई गेस 9 टू 10 के टाइम पे बहुत सारे बिज़नेसेस, होटल्स बंद होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सब जल्दी डिनर करते हैं और चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, तो 7 टू 8 तक रेस्टोरेंट्स वगैरह क्लोज़ हो जाती है, बहुत सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। इवन हॉस्पिटल जो क्लिनिक्स हैं वो भी बंद हो जाती है। तो वो एक थोड़ा था कि डिफरेंट था। कल्चरल शॉक तो नहीं, बट डिफरेंट कह सकती हूँ मैं। सेम इशू मैंने टैकल किया था कि जब मैं यहाँ पे आया था, तो इंडियन हैबिट थी, मैं घर में खाना खाता था 11 साढ़े 11 के आसपास। तो मैंने सोचा चलो फूड तो अवेलेबल होता होता होगा। एंड यहीं पे हमारी कोरियन डॉर्मेट्री है जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे यूनिस्ट के अंदर कम्युनल किचन भी है। लेकिन उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके बस 2 दिन हुए थे। एंड मुझे लगी थी जोरों से भूख, तो मैंने आज आसपास देखा कि डॉर्मेट्री तो बंद है। तो
ये मेरी गलती थी कि मैंने टाइमिंग नहीं देखा था, क्योंकि मुझे लगा कि चलो 11 के आसपास होगा। और जितना मैंने रिसर्च करा था तो उतने रिसर्च में ऐसा कुछ मिला नहीं था इन्फॉर्मेशन कि खाने का टाइमिंग हाँ। अलग होता है करके। बस ये पता था कि कोरियंस 2 बार ब्रश करते, 3 बार ब्रश करते, लेकिन ये पता नहीं था कि कब खाना खाते। तो मैं जब यहाँ पे आया था तो लिटरली मैं देख रहा था कि कहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाए करके। तो लकीली यहाँ पे कैंपस के अंदर 7-Eleven का कन्वीनियंस स्टोर है, जीएस का भी है। तो कन्वीनियंस स्टोर से मैंने फूड वगैरह लेके माइक्रोवेव में करके मैंने खाया था। दैट वाज द हॉरिबल एक्सपीरियंस सो फार आई हैव एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि लिटरली मैं ऐसे सोच रहा था कि फॉरेन कंट्री में आया हूँ तो भूखा नहीं सोना चाहिए। पैसे तो डालने चाहिए, पैसे लेके आए हो, कन्वर्ट करके ला चुका हो मनी, उसको तो स्पेंड करना पड़ेगा। तो यही मेजर कंसर्न था। तो फिर यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने कम्युनल किचन डिस्कवर किया कि यहाँ पे म्यांमार के, फिर बर्मा के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया के जितने कंट्रीज है, वो सारे जो रेसिडेंट्स है, वो वियतनाम वगैरह हो गए, तो ये पे वो किचन है तो खाना वगैरह बना के करते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडियंस ही सबसे ज़्यादा है। तो सोल के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस है, यूनिस के अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस है। तो बुसान में है इंडियंस, लेकिन उनके उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं, इंफॉर्मेशन पता नहीं है। बट हम्म। नेटवर्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही बात है। एंड दूसरी चीज़ मैंने ये भी टैकल करे थे कि यहाँ पे कोरियन लोगों से फ्रेंडशिप करना मुश्किल है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि वो उनको हम्म। इंग्लिश आती है, वो एक्सट्रोवर्टनेस लेके आए हैं अपने कंट्री से। यहाँ पे कोरिया में ऐसा नहीं है, खुद की कंट्री में एक्सट्रोवर्ट कोई बनना नहीं चाहता। तो आपके साथ भी ऐसा है क्या कि मतलब आपके ज़्यादा फ्रेंड्स इंटरनेशनल वाले ही है, या फिर कोरियन ज़्यादा फ्रेंड्स है आपके, या इक्वल है? नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम तो है क्योंकि इंटरनेशनल पीपल वो ओपन है दोस्ती करने के लिए, जान पहचान उनको है क्यूरियोसिटी। आई गेस कोरियन पीपल का ये है ना कि उनको अपने अपने ग्रुप में वो कंफर्टेबल है, और प्लस वो उनकी कंट्री है तो वो क्यों ही आउट ऑफ द वे जाएंगे किसी दूसरे इंसान से बात करने के लिए। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए आई गेस लोगों के माइंड में कि अगर वो कोरिया कोरिया आते हैं तो उन्हें बहुत सारे कोरियन दोस्त मिलेंगे या लोगों से मिलेंगे। मिलेंगे, अच्छे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लाइक आप बाहर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते तो वो अच्छे भी होते हैं बातचीत करने में, बट दोस्ती करना यहाँ मुश्किल है। लाइक इनफैक्ट जैसे जो आपकी एज के यंगर पीपल से दोस्ती करना मुश्किल है, ओल्डर पीपल आर इजी टू टॉक विथ हियर। राइट, यहाँ पे राइट। वो आपसे इंटरेस्टेड रहेंगे, उन्हें आपके जानने में इंटरेस्ट होगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो। बट जो यंगर पीपल है वो जनरली भी वैसे ही है कि उन्हें अपने आप में रहना ज्यादा पसंद रहता है, कि वो अपने फोन वगैरह में ही रहता है। अगर आप बाहर भी जाओगे देखोगे तो वैसा है। तो बिल्कुल। वही है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए कि आप यहाँ आओ तो आपके बहुत ज्यादा कोरियन दोस्त बनेंगे। आई गेस दोस्त बनेंगे, बट आई गेस वो बहुत दूसरे इंटरनेशनल दोस्त बन सकते हैं। राइट, राइट। क्योंकि यंगस्टर्स से अगर बात करनी है तो यंगस्टर्स को इंग्लिश पता है, लेकिन दे आर जस्ट टू शाय टू स्पीक इंग्लिश। तो Yes. उनको आती भी होगी ना, तभी वो बताएंगे कि हमको नहीं आती, हम कोरियन प्रेफर हम्म। करना चाहते हैं। तो इसकी वजह से यंगस्टर्स लोगों के साथ फ्रेंडशिप होती नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज द मेन बैरियर। लेकिन जेकेएस में ऐसा नहीं है कि जेकेएस में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी डिग्री स्टार्ट करने से पहले आपको लैंग्वेज प्रोग्राम अटेंड करना पड़ता है। तो हम्म। आप आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही लैंग्वेज प्रोग्राम सिखाया जाता है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि मतलब किस तरह से सिखाया जाता है, उसमें इंग्लिश यूज होती है या नहीं होती? तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा? ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस मैं कहूंगी बहुत अच्छा रहा, अच्छा चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं जो टीचर्स हमें दी जाती हैं। एंड वो हमसे इंग्लिश में बात नहीं करते ड्यूरिंग द क्लास, वो हमें कोरियन में ही बात करते हैं। स्टार्टिंग में जब हमें बिल्कुल भी कोरियन नहीं आती थी लेवल 1 में, तो वो इशारों में बात करेंगे, हाथों से जेस्चर्स करके हमें बताएंगे कि क्या चीज क्या है, बट वो इंग्लिश बहुत रेयर केसेस में यूज करिए कि अब इस शब्द को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तभी। तो वो एक अच्छा तरीका भी है पढ़ाई करने का, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो एक कंफर्ट जोन में ही रह जाते हो कि कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा जानकारी। बट क्योंकि आपके कानों में से कोरियन जा रही है, और अगर आपको क्लास में बोलना भी है, आपको कोई डाउट भी है, तो आप इंग्लिश में ही कोरियन में ही ट्राई करोगे बात करने का। तो उससे एक थोड़ी प्रैक्टिस भी होती है, प्लस हमारे
जो बुक्स है उसमें हमें लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो एक अच्छा आपको जो बुक्स है उनमें हमें बेसिकली डेली सिचुएशंस के हिसाब से ही हमें दिया जाता है, कि आप कोरिया में आए हो तो आपको अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप किस तरह की वोकैब्युलरी यूज़ करते हो, किस तरह से आपको बात करनी है, शॉपिंग मॉल में आप क्या बात करोगे, स्ट्रीट पे कैसे बात करनी है, चीज़ें कैसे खरीदनी है। तो इन सब यानी जो आपको बेसिक डेली लाइफ में काम आए वैसे ही कोरियन हम सीख रहे हैं। तो वो हमें डेली यूज़ में काम भी आता है ताकि हम कुछ जनरल जो कन्वर्सेशन है वो कर सकें। बेसिक कन्वर्सेशन में हेल्प करती है। राइट, राइट। जैसे अ, जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आता हूँ मेरे मास्टर्स के प्रोग्राम में, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ग्रेडिंग मिलते हैं। अगर मैं पास होता हूँ देन आई विल बी प्रमोटेड टू द सेमेस्टर सेकंड। तो हुँ। कोरिया का कोरियन लैंग्वेज के आप जब क्लासेस लेते हो तो उसका कोई क्राइटेरिया है क्या कि मतलब इस लेवल पे क्रॉस करने के बाद ही आप एलिजिबल बन जाते हो आगे प्रोग्रेस करने के लिए, सो दैट यू कैन मूव टू योर डिग्री? हाँ, क्योंकि टॉपिक का रहता ही है क्योंकि हम जितने भी जीकेएस के में आते हैं, हम सबको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉपिक्स को देना ही रहता है। वो आपके डिग्री पे डिपेंड करता है, टॉपिक 3 या टॉपिक 4 जो भी आपने मेजर चूज़ किया उस पे डिपेंड करता है। तो उसमें वो क्राइटेरिया रहता है प्लस एज़ अ जीके स्कॉलर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कोर्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं हर एक सेमेस्टर में। चाहे वो आप लैंग्वेज में हो, चाहे आपके मास्टर जब शुरू हो जाए तब। तो मास्टर्स में तो आई गेस 80% के अब आपको अपने स्कोर्स रखने ही होते हैं और लैंग्वेज में भी ऐसा है कि अगर आपके 70 के अप है स्कोर्स तभी आप दूसरे लेवल में जा सकते हो, नहीं तो आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा लेवल। और हमें लैंग्वेज के साथ-साथ टॉपिक की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है क्योंकि हमें इस लैंग्वेज ईयर के खत्म होने-होने तक हमें टॉपिक के स्कोर्स सबमिट करने रहते हैं ताकि हम अपने मास्टर्स में जा सकें राइट, या जैसे फिर अंडर ग्रेजुएट में जा सकें। तो डजेंट मैटर कि आप जीके स्कॉलर हो या फिर नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई तो हार्ड ही करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे प्रोग्रेस हो सकते हो। तो एज ए जीके स्कॉलर, जैसे अभी आप आपके फर्स्ट ईयर में हो राइट लैंग्वेज पढ़ाई करने के, तो आपका टिपिकल डे कैसा होता है? क्योंकि आपको खाना बनाना होता है, आपको रेस्ट लेनी होती है, लैंग्वेज की क्लासेस करनी पड़ती है, टॉपिक की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे बोरिंग कौन सा पार्ट आपको लगता है दिन का कि आपको मैंडेटरी करना ही है ऐसे? आई गेस वो तो क्लास में जाना ही है ऑब्वियसली। तो हमारी वीक में लाइक फुल वीक क्लासेस होती है मंडे टू फ्राइडे, हम्म। 9 टू मॉर्निंग क्लासेस होती हैं और वो मैंडेटरी होती है क्योंकि हमें अटेंडेंस रहता है कि आपके 80% से कम अटेंडेंस नहीं हो सकती क्लास में। तो वो है एंड उसके अलावा फिर आप क्योंकि यहाँ के फूड प्रेफ़रेंसेस आपके अलग होते हैं, तो आपको खुद का खाना खुद बनाना रहता है, खाना बनाना रहता है। उसके बाद आपको फिर से आके पढ़ाई करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको राइट। होमवर्क वगैरह रहते हैं, उसके बाद आपको टॉपिक की प्रिपरेशंस हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम्म। बहुत ही ऐसा कोई फन एक्टिविटी वाला कुछ-कुछ दिन हम बाहर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डेली लाइफ़ हमारी बहुत मंडेन और बहुत बोरिंग ही होती है कि उसमें हमारा बस हम पढ़ाई करते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। बस इतना ही होता है। उतनी एनर्जी होनी चाहिए एक, ताकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस पर कर पाए, क्योंकि हुँ। वर्कलोड ही इतना होता है कि उससे अ, बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, सही बात है। क्योंकि मेरा भी यहाँ पे टिपिकल डे कैसा होता है कि मैं सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और लैब में जाके बैठता हूँ, रात को 12-1 बजे आता हूँ और सो जाता हूँ। सही बात है, बहुत डिफिकल्टी होता है बहुत वहाँ पे। एंड लेकिन जैसे जीकेस एनआईडी प्रोवाइड करता है, लेकिन इट इज गवर्नमेंट ड्रिवन इनिशिएटिव। तो स्पेसिफिक आप जीकेस के स्कॉलर हो, इसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट मिलते हैं क्या? कि जैसे आपका कल्चर प्रोग्राम्स हो गया, कोई इंटर्नशिप हो गई, या फिर आपको प्रोफेसर की तरफ से कोई प्रेफरेंस मिलता है क्या कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टेक यू इन माय टीम, ऐसा? सी अभी तो मेरा लैंग्वेज ईयर चल रहा है बट जितने मैंने पहले के जीके स्कॉलर से बात की हुई है, तो ऐसे कुछ सच प्रेफरेंसेस तो नहीं मिलते उन्हें क्लास में। बट आई गेस उन्हें बेसिकली प्रूव ज़्यादा करना पड़ता है अपने आप को क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप जैसे मैंने कहा कि उन्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ जीपीए मेंटेन करके रखना होता है हर एक सेमेस्टर में, वो नीचे नहीं जा सकते जीपीए से। तो वो रहता है, बाकी बेनिफिट्स में तो हमें जैसे हम यहाँ आए तो हमें बाकी सबकी एआरसी जो एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होती है, उसके बाद उन्हें बैंक अकाउंट वगैरह खुलते हैं उनके। बट क्योंकि हम जीके स्कॉलर्स थे तो हमारा बैंक अकाउंट हमारे पासपोर्ट से ही खुल गया। तो ऐसी कुछ चीज़ों में हमें बेनिफिट मिल जाता है,
क्योंकि बट एज़ सच ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं होता कि क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही होते हैं एट द लास्ट, तो यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ आपको वो नहीं रहता है कि आप क्योंकि आप जीके स्कॉलर हो तो आपको कोई चीज़ एडवांस में दी जा रही है या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। अ, आपके जो जीकेएस के आपके कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। आपके कॉलेज में जो कोऑर्डिनेटर रहते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं वीज़ा प्रोसेसेस में, वीज़ा एक्सटेंशन में। बट उसके अलावा ऐसा सच कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ का तो नहीं है इतना। ठीक ठीक है। तो जैसे इनिशियली आपका जब अराइवल होता है तभी आपको ज़्यादा असिस्टेंस दिया जाता है, उसके बाद आपकी लाइफ नॉर्मली हो जाती है स्टूडेंट के साथ साथ, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ ही। अच्छी बात हुँ। है। तो ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ, यस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू विश यू न्यू बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर द जीके स्कॉलरशिप। आई थिंक या आई वुड विश लाइक मुझे जिस तरह से एक मुझे पता हो अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पे आने के बाद आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हो तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता क्योंकि आप देखो तो बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब पे बताई जाती है उनमें बेनिफिट्स ही बताए जाते हैं ज्यादातर स्कॉलरशिप अलाउंसेस के जो आपको स्टाइपेंड मिलता है बट उसमें ये नहीं बताया जाता है कि आपके जो स्टाइपेंड होता है उसमें आपको बेसिकली सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी है। डॉर्मेट्री की फीस से लेकर जितनी भी चीजें आपको मैनेज करनी है वो सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। तो आई विश अगर मुझे ये चीजें पहले से पता होती तो आई वुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर। तो अगर आपको पहले, अगर अगर आप पास में जाते हो, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्योंकि यूनिस में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूनिस में कैसा है ना कि अगर आप पीएचडी या फिर मास्टर्स का कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो एंड दैट कोर्स इज रिलेटेड टू द साइंस फील्ड, आपको मोर देन 2 मिलियन बोन पर मंथ मिलता है। हुँ, एंड आई सपोज कि जीकेएस के जो स्कॉलर्स है उनको स्टेपन कम होता है 2 मिलियन से, हुँ, क्योंकि येस। उन्हीं में उनको सब इट्स कुछ मैनेज अराउंड वगैरह 1 करना है। मिलियन। इट्स अराउंड 1 मिलियन, दैट्स राइट। तो अगर आप प्रीवियस में जाते हो तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि चलो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप चाहिए या फिर आपको जीकेएस चाहिए, तो कंसिडरिंग बोथ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच स्कॉलरशिप, तो आप क्या चूज करते हैं? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रेफर करते हैं, जीकेएस प्रेफर करते हैं? क्योंकि नो जीकेएस आई वुड इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे येस, एप्लीकेशंस वहाँ पे फाइल होते हैं। तो जैसे आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक में चूज किया था, आई एम श्योर कि आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वहाँ पे भी बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते होंगे, राइट? तो जी। आपका क्या ओपिनियन रहेगा? बट आफ्टर लुकिंग आउट एट एवरी प्रोज एंड कॉन्स देयर लाइक फिर भी मैं जीकेएस को ही चूज करती क्योंकि इट्स स्टिल बिकॉज कि आपको जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें आपके ट्यूशन फीस इंक्लूडेड नहीं होती है बट जीकेएस में आपको जो स्टाइपेंड दिया जाता है वो आपकी ट्यूशन फीस के बाद दिया जाता है यानी आपको जो एयर फी है और उसके बाद आपके जो ट्यूशन फीस है वो कवर्ड होती है उसके बाद आपको अलाउंस दिया जाता है। राइट। सो इट्स स्टिल बेटर देन अदर स्कॉलरशिप्स बट अदर अगर आपको स्कॉलरशिप्स। जीकेएस नहीं मिलती है तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत अच्छी होती है उससे भी आप अगर आप सेल्फ फंडेड भी आना चाहते हो तो उनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो वो आप अगर आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा है तो वो आपको हेल्प करते हैं आपके रिसर्च को फंड करते हैं तो यहाँ पे कोरियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करती है बट अगर आपको फिर वही मैं कहूँगी कि अगर जीकेएस ना मिले तो फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है वो पता नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ लाइक अ लॉटरी, ऑल्दो इट इज़ नॉट, कि चलो एप्लीकेशन डाल दिया, जिसको होप नहीं थी उनको इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं, और जिनको बहुत होप थी उनको वो रिवर्ट ही नहीं आ रहा है। तो डाइसी सा हो जाता है सिचुएशन, तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड में जहाँ पे आपको वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें बहुत नेगेटिव थिंकिंग आती है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा कुछ परस्यू कर लेता हूँ, ये फिर ये परस्यू करूँ या दूसरा कुछ परस्यू करूँ, तो बहुत ही डिफिकल्टी आती है उसमें, राइट? तो उसमें बहुत ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, तो मोटिवेशन के लिए कुछ भगवत गीता पढ़ लो या फिर दूसरी चीज़ों में, जैसे इंटर्नशिप, जैसे आपने कहा कि इंटर्नशिप में अपना टाइम डाल दो, अगर और या 12th तो पास आपको आउट है। अगर लिटरली आपको कोरियन में इंटरेस्ट है तो आप कोरियन सीख सकते हो, कोरियन राइट। पढ़ सकते हो या फिर अपने मेजर की स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जिस मेजर में आपने अप्लाई किया है। राइट। उस राइट। तो मेजर के यू बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो।
यूट्यूब में भी वैसे बहुत सारे अवेलेबल सोर्सेस मिल जाएंगे जिसके थ्रू हम फ्रीली पढ़ाई कर सकते हैं। एटलीस्ट कैरेक्टर्स वगैरह सीख के उनका या प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि बेसिक इंटरव्यू कोरियन में आप यूट्यूब प्रैक्टिस कर से सीख सकते हैं। सकते हो, क्योंकि हम्म, बहुत सारे लोग हैं, मैंने खुद ने यहाँ आने से पहले जितनी भी कोरियन सीखी है वो यूट्यूब से ही सीखी है, और मैंने कोई कोई कुछ अप्लाई नहीं किया था। तो अच्छा। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री सोर्सेज, बहुत अच्छे फ्री सोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ से आप एटलीस्ट बेसिक कोरियन जो आपको डेली लाइफ में काम आएंगे वो सीख सकते हो। राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वन मिथ अबाउट द जीके स्कॉलरशिप और स्टडिंग इन कोरिया दैट यू वुड लाइक टू डिबंक? इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि अभी तक हमने जितनी बातें की उसमें से ही है कि अम, ऐसा कुछ भी, जैसा आपने जितना भी सोचा होगा, रील्स में देखा होगा जिन्होंने भी कोरिया को, कोरिया वैसा नहीं है। कोरिया भी एक नॉर्मल कंट्री है जहाँ पे आपको वही सेम रूटीन लाइफ रहेगी आपकी, और सेम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे स्कोर्स आएंगे। यहाँ पे कुछ भी वुड से लाइक के ड्रामा जैसा तो नहीं होने वाला। वो बहुत सारे लोगों का फैंटेसी या ड्रीम आप कह सकते हो, तो वो सबसे बड़ा मिथ है एक्चुअली। तो फाइनली उससे बड़ा मिथ यू कोई है सेड भी इट। नहीं। सो उससे बड़ा कोई मिथ है नहीं, और वैसा कुछ होने नहीं वाला है, तो बस वही है। राइट, क्योंकि मेरा रूममेट भी ना कोरियन ही है, तो हम जब बात कर रहे थे कि अच्छा। तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, तो हम बहुत मैच हो रहे थे। क्योंकि मैं वेस्टर्न वाला देखता था एंटरटेनमेंट, तो वो भी वेस्टर्न का देखता। मैंने उसको पूछा कि के ड्रामास देखते वगैरह नहीं हो क्या? तो बोला नहीं, यंगस्टर्स कोई देखते नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, अजूशीस, हम्म। अजूमास, वो घर में बैठ के देखते होते हैं। लेकिन उनके लिए वो उनका सीरियल है, इंडियन सीरियल जैसा ही है। यंगस्टर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टडी आप प्रेशर बहुत है, कोरियंस बिल्कुल पे भी बहुत प्रेशर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दो दो तीन तीन दिन रूम पे आता ही नहीं है, 4 घंटे सोता है, काम करते रहता है। तो बेसिकली लाइक यू आर सेइंग कि कोरिया इज जस्ट लाइक अनदर कंट्री, कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो मेन मोटिव, मेन आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि पढ़ाई करना है। हाँ। आपको बाकी सारी चीजें यू मस्ट कंसिडर देम एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन पूरा दिन 24 आवर्स में आपको रेस्ट करनी है और पढ़ाई करनी है। दैट इज द ओनली वे यू हैव अ चांस टू प्रोग्रेस इन कोरिया, राइट? क्योंकि यस, लैंग्वेज, अगर एब्सोल्युटली। लैंग्वेज को भी आपको ध्यान में रखना है, बातें करनी है, एनवायरनमेंट रखना है वैसे, क्योंकि लैंग्वेज प्रोग्राम में भी आपका मेन यूएसपी यही है कि आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है। जैसे बार बार कान यस। पे पड़ती है कोरियन, तो समझना शुरू हो जाता है जैसे बच्चे का रहता है। हाँ। राइट राइट। एंड तो आप, आपका डिग्री, आपकी डिग्री वैसे कौन सी है? भूल गया एक्चुअली, सॉरी। नहीं नहीं, मेरी मास्टर्स कर रही हूँ मैं ग्लोबल बिजनेस में। ग्लोबल बिजनेस, तो आपका 2 साल का प्रोग्राम है, तो उसके बाद जी। का आपके कोई प्लान्स है? अभी एज सच, क्योंकि अभी डिग्री पे मैं गई नहीं हूँ, तो अभी मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है। बट हाँ, क्योंकि मेरा बिजनेस रिलेटेड है, तो मैं एक बार कोरियन मार्केट कैसा है, वहाँ पे किस तरह से प्रोफाइल चलती है, यहाँ का वर्किंग सिस्टम कैसा है, यहाँ का कॉर्पोरेट लाइफ कैसा है, तो मैं एक्सपीरियंस जरूर करना चाहूंगी। तो मेरा प्लान तो अभी वही है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर मुझे मौका मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तो मैं एक बार तो जरूर यहाँ पे जॉब करना ट्राई करना चाहूंगी। उसके बाद फ्यूचर में जो भी हो उस पे है। राइट राइट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी के लिए पढ़ाई करते हैं ताकि कोरिया में आके पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा एज मिल जाएगा, और फिर कोरिया के हम्म। अंदर ही सेटल होना चाहते हैं। तो अगर वर्क कल्चर की बात करेंगे तो कोरिया के अंदर वर्क कल्चर भी बहुत रिगरस है जापान से। वहां पे हम्म। भी बहुत काम करना पड़ता है, कोरिया के अंदर भी यहाँ पे। बहुत काम करना पड़ता है। एक यूट्यूबर है, यूट्यूबर नहीं है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, सामिद हम्म। या ऐसा कुछ नाम है उसका, वो सैमसंग में काम करता है। तो उसने एक बार पोस्ट डाली थी कि वो दिन का 12 घंटा कंपनी में ही डेडिकेट करता है, और उसके बाद बाकी के जो हाउस होल्ड की जो चीज़ है वो उसके बाद हम्म। करता है। तो वर्क कल्चर भी बहुत रिगरस है यहाँ पे, एज हायरार्की भी आपको फॉलो करनी पड़ती है। बहुत ही। राइट राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन कि what advice would you like to give to the students who are intending to apply for the GKS who may not have a strong academic background? हाँ। मेरा उनके लिए ये एडवाइस रहेगा कि आप अपने दूसरे, अगर आपके एकेडमिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको लगता है कि
जितना आपका होना चाहिए था, या फिर जितने नॉर्मली जीके स्कॉलर्स के होते हैं उतना नहीं है, तो आप अपने बाकी एक्टिविटी जो को करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज है उन पे ध्यान दे सकते हो, या फिर जो आपका स्ट्रॉन्ग परस्यूट है उन पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो, कि क्योंकि अगर आपको एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है बट आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या फिर आपके मेजर से रिलेटेड ऐसा कुछ है जो आप कर रहे हो, या उससे रिलेटेड आपने कुछ एक्टिविटीज, कुछ फन क्लब वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, किसी में आपने कंट्रीब्यूट किया है, कुछ वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, तो ये हम्म। सारी चीजें भी एक इफेक्ट डालती है। और अगर आप लैंग्वेज जानते हो, अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लैंग्वेज पे फोकस करो। अगर आप यहाँ टॉपिक में जीकेएस में अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास टॉपिक 3 या टॉपिक 4 ऐसा कुछ हो, तो वो एप्लीकेशन में एक प्लस पॉइंट की तरह देखा जाता है। आईएलटीएस के स्कोर एक प्लस पॉइंट की तरह देखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश को भी ये लोग बहुत वैल्यू करते हैं अकोटा में। तो राइट, अगर क्योंकि एकेडमिक स्ट्रांग नहीं है, हाँ, तो आप बेसिक अपने दूसरे पॉइंट्स को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूज चंक ऑफ रेवेन्यू ऑफ द साउथ कोरिया इज जनरेटेड थ्रू द एक्सपोर्ट ओनली। वो अपनी यस। सर्विसेज प्रोडक्ट्स वगैरह बेचते हैं बाहर, तब जाके उनका रेवेन्यू आता है। रिसर्च पे इतना फोकस कर रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन उनकी कम है, ताकि वो अच्छे से डिफेंस कर पाए, ग्लोबली वो खुद को एस्टेब्लिश कर पाए। क्योंकि 50 इयर्स भी नहीं हुए होंगे उनके यहाँ पे रिवोल्यूशनाइज हो गया था पूरा, डिक्टेटर वगैरह जी। पूरा उथल पुथल हुआ था। तो ये सारे अभी सेल्फ ग्रोथ एज अ होल, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। राइट, सही बात है। तो यहाँ पे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो एसओपी में ये भी लिख सकते हैं कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द कोरिया। यस। राइट, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। आपने इसे लिखा था अपने स्टेटमेंट्स में? मैंने अपने स्टडी प्लान एसओपी में तो नहीं, बट अपने स्टडी प्लान में मेंशन किया था कि अगर मैं कोरिया से स्टडी करती हूँ, मेरा जो मेजर है उसके थ्रू मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ फ्यूचर। जैसे मेरा ग्लोबल बिजनेस है, तो एज लाइक अगर मैं एज अ एचआर मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकती हूँ, कैसे मैं नई अपॉर्चुनिटीज अपनी कंट्री में ले जा सकती हूँ, या फिर यहाँ का जो तरीका है काम करने का, यहाँ पे वो प्रोफेशनली जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने बिजनेसेस को ग्रो किया है, उन आइडियाज को मैं इंडिया ले जा सकती हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें आप मेंशन मेंशन कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, कि आप कैसे हेल्पफुल बन सकते हो दोनों कंट्रीज के बीच में एक ब्रिज बनने के लिए, जिससे आपकी कंट्री और उनकी कंट्री के बीच के रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो। राइट, राइट। और जैसे जीकेएस में अगर वैसे अप्लाई करेंगे तो एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 80% इज द एलिजिबिलिटी ओनली। कि मेरे केस में कैसा हुआ था कि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन मुझे जेकेएस के बारे में जब मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था तो पता नहीं था। तब मुझे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वो पता पता चल गया। अब ये भी होता है कि आपके 12th के परसेंटेज भी मैटर करते हैं। तो अगर मुझे पहले से ही पता होता 11th में कि चलो आगे जाके मैं जीकेएस में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे 12th में भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि मैं 12th में अच्छे से परसेंटेज ला पाऊँ। 12th में अच्छे से परसेंटेज लाने के बाद ग्रेजुएशन में हार्ड वर्क करूँ, वहाँ पे परसेंटेज लाऊं। हम्म। तो ये सेम केस होता नहीं है। ऐसा वो बहुत ही है रेयर बट। केस है कि 10th में लो परसेंटेज है लेकिन ग्रेजुएशन में हाई परसेंटेज है। हाँ। वैसे भी प्रोफाइल सिलेक्ट होते हैं, एज लॉन्ग एज हाँ, कि आप। जीकेएस में आपके किस तरह के प्रोफाइल सिलेक्ट होते हैं वो एक्यूरेटली आज तक कोई नहीं बता सका है, एग्जैक्टली क्योंकि ऐसे बहुत से अच्छे प्रोफाइल्स जिनके लाइक उनके 90 के अबव परसेंटेजेस रहते हैं, उनको उनके टॉपिक के स्कोर्स रहते हैं, वर्क एक्सपीरियंस रहता है, वैसे प्रोफाइल्स भी सिलेक्ट नहीं होते हैं बहुत बार। तो राइट। उसमें कई कई बार तो उसमें एसओपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि आपके एकेडमिक से ज्यादा वो आपकी लाइक इंटेंट देखना चाहते हैं, कि आप किस इंटेंट से यहाँ पढ़ना चाहते हो, कि आपका मोटिव यहाँ पे सिर्फ आना है, या फिर सिर्फ यहाँ की चीजें देखना है, या आप सच में कुछ करना चाहते हो। तो अगर आप उनको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, जो आपका मेजर है, उसमें आप बहुत जेन्युइनली जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और आगे करना चाहते हो, और ये स्कॉलरशिप से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ग्रोथ होगी, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। राइट, राइट, ये बहुत एक्यूरेट कहा आपने कि अगर कंट्री को भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वो पूरी चीज़ें देखने के बाद, प्रोफाइल इवेलुएट करने के बाद आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे। तो अगर आपके पास परसेंटेज नहीं है, ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में, लैंग्वेज में, कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए जो चीज़ें एक्टिविटी करनी चाहिए, वो अगर दिखा देते हो कि हमने ये एक्टिविटीज करी है करके, तो देर इज स्लाइट चांस कि आपको थोड़ा एज मिल जाएगा। जैसे हम्म। क्राइटेरिया है गाइडलाइंस में, अगर आपको टॉपिक लेवल 5 और 6 आती है तो आपके इवेल्युएशन के जितने पॉइंट्स है आपको उसका डबल मिल जाता है। हम्म।
तो लाइक लैंग्वेज टॉप इज 10 इम्पोर्टेंट। पॉइंट्स जितने कुछ मिलते हैं आपको, अगर आपके टॉपिक स्कोर के हिसाब से पॉइंट्स बढ़ते हैं उसमें, तो राइट, वो राइट। एक रहता है। प्लस वो एक उनको उनका भी बेनिफिट ये रहता है कि क्योंकि अगर आपको पहले से आपके टॉपिक स्कोर्स रहते हैं, तो उनको आपको लैंग्वेज में नहीं बुलाना पड़ता। तो उनकी 1 महीने की जो 1 साल की जो फीस है वो ड्यू हो जाती है। तो वो भी ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करते हैं ताकि उनका भी मास्टर्स जल्दी हो जाए और उन्हें भी ज़्यादा स्पेंड ना करना पड़े स्कॉलरशिप पे। तो वो एक रहता है। Yes, yes. That ends to our end of the discussion. बहुत टाइम हो गया एक्चुअली। एम तो कर रहा था शॉर्टर वीडियो बनाने का, लेकिन एक्सटेंड हो गया क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, तो फ्लो फ्लो में बातें हो जाती है। एनीवे, थैंक यू फॉर कमिंग टू द प्लेटफॉर्म। Thank you And for if you inviting have, me. yes, my pleasure. And if viewers, if they have any doubts, they can just mention in the comments. Thank you very much. Bye bye. Okay, bye-bye.